बच्चों, आप सभी लोगों का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी का 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 6 हल करेंगे। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा कि www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। ये जो क्वेश्चन है आईटीआई द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। दिया है किस प्रकार की डीसी आर्मेचर बाइंडिंग में फ्रंट पिच YF पीछे की पिच YB से अधिक है। कह रहा है कि किस प्रकार की डीसी आर्मेचर बाइंडिंग में फ्रंट पिच YF पीछे की पिच YB से अधिक है ना। ये किस प्रकार की बाइंडिंग होगी बच्चों, समझेंगे हम, देखेंगे। फ्रंट पिच जो होता है वो कम्यूटेटर की साइड का पिच होता है ना, सेगमेंट 1, 2, 3 और 4 ना। तो जब फ्रंट पिच अधिक होगा ना तो हमारा बाइंडिंग किधर की होगा, पीछे की तरफ होगा ना। जब फ्रंट पिच का मान अधिक होगा तो बाइंडिंग हमारा कम्यूटेटर की साइड की जो पिच होती है वो हमारी होती है फ्रंट पिच, और जब फ्रंट पिच अधिक होगा तो हमारी बाइंडिंग किधर की होगी, पीछे की साइड होगी। ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और ठीक है ना। जब फ्रंट पिच का मान अधिक होगा तो हमारी बाइंडिंग पीछे की तरफ होगी, और जब पीछे की तरफ बाइंडिंग होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ए दिया है लैप बाइंडिंग, बी दिया है वेब बाइंडिंग, और सी दिया है क्या, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, और डी दिया है रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। बच्चों, जब फ्रंट पिच का मान अधिक होता है और बैक पिच का मान क्या हो, कम हो, उस कंडीशन में जो हमारी बाइंडिंग होती है रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग होती है ना। अगर फ्रंट पिच का मान कम हो, किससे, बैक पिच से, तो वो जो बाइंडिंग होती है, हमारी जो बाइंडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, रिट्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में क्या दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन दे रखा है VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है। कह रहा है कौन सा ऐसा चीज है जो VA रेटिंग बढ़ाने पर भी क्रॉस सेक्शन को कम कर सकता है ना। जैसे बच्चों हम देख लें, मान लीजिए कोई एक मशीन थी ना, या कोई ट्रांसफार्मर था जिसकी रेटिंग क्या थी, 10 kV थी, 10 kVA थी, और अगर हम उसकी रेटिंग को बढ़ा दें 20 kVA कर दें तो कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो जाना चाहिए था, दुगना हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसकी रेटिंग को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। लेकिन बच्चों होता क्या है कि कुछ ऐसे मटेरियल कोर में प्रयोग किए जाते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, कोर का बहुत अधिक क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, बढ़ता नहीं है। मतलब कि रेटिंग बढ़ाने के बावजूद भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, मतलब कम बढ़ता है ना। मतलब 2 गुना ना हो के कम से कम कह लें कि 1 गुना या 1.25 गुना हो सकता है। ठीक है, तो कि मतलब कि रेटिंग के बढ़ाने के बावजूद ऐसा क्या चीज है किसी भी कोर के अंदर जिससे उसकी मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया को नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, क्या है। ए है डायनेमो सीट है, बी है कम मिश्र धातु की चादर, और सी दिया है उच्च मिश्र धातु की चादर, और डी दे रखा है सामान्य स्टील सीट। तो कह सकते हैं कि उच्च चुंबकीय सामर्थ्य वाली अगर कोई भी कोर प्रयोग की जाए, है ना, उच्च चुंबकीय सामर्थ्य वाली अगर कोई कोर प्रयोग की जाए
प्रयोग किया जाए तो उसका क्या हो सकता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो सकता है ना। उस कंडीशन में यहाँ पे ऑप्शन देख लें, अगर हम उच्च मिश्र धातु की चादर को हम प्रयोग करेंगे तो रेटिंग बढ़ाने मतलब रेटिंग को दोगुना करने के बाद भी उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में बहुत कम परिवर्तन होगा ना, मतलब कम कर सकते हैं ना अगर उच्च मिश्र धातु। अन्यथा अगर कोई दूसरा मटेरियल रहेगा तो क्या होगा कि जब कोर का रेटिंग बढ़ाएंगे तो कोर को भी क्या करना पड़ेगा, दुगुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन क्या है, सी है। ठीक है, अगला देखेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, 4 पोल डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें। मान लीजिए बच्चों हमारा क्या है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, स्टेटर वाला भाग है। ठीक है, जिसमें क्या है, मान लीजिए अगर मैंने डीसी सप्लाई दिया, ठीक है, या कह सकते हैं बच्चों कि ये मान लीजिए हमारी क्या है, एसी मशीन ही है। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको सप्लाई दिया। ठीक है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं डीसी मोटर हमारा है। ठीक है, इसको मान लें क्या, ये हमारा डीसी मोटर है। बच्चों अगर मैंने दे दिया, मान लीजिए पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल है, परमानेंट मैग्नेट बनेगा ना, पोल क्या होंगे, बदलेंगे नहीं। लेकिन कह रहा है कि विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें, मतलब कि जैसे कि मतलब कह लें कि अगर कोई भी पोल है मान लीजिए तो उसका अपोजिट पोल होता है उसके पास, लेकिन इनकी ध्रुवता को चेंज करना है ना, बदलना है ना। तो ध्रुवता को हम कैसे चेंज करेंगे, दे रखा है एक कुंडली में घुमावों की संख्या को बदलना, बी दे रखा है कॉइल्स की श्रेणी संयोजन बनाना, और सी दे रखा है कॉइल के समांतर संयोजन बनाना, और डी दे रखा है धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। मतलब अगर हम करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर दें बच्चों, तो उनके जो पोल बने हैं, जो ध्रुव बने हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। धारा की दिशा को अगर हम बदलेंगे तभी इनके ध्रुव क्या होंगे, चेंज होंगे, अन्यथा चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमें क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है बच्चों। ठीक है, ध्रुवों मतलब कि धारा की अगर हम डायरेक्शन को बदलेंगे तब यहाँ क्या होंगे, आसन्न जो भी आमने सामने के पोल होंगे वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दे रखा है बच्चों कि रीबाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है। रीबाइंडिंग का मतलब कि बाइंडिंग फिर से हमें करना है, तो अगर पहले से बाइंडिंग की हुई है तो उसको निकालना पड़ेगा ना। तो रीबाइंडिंग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, बाइंडिंग वायर होंगे ना, और एक देख रहे हैं लकड़ी का क्या है, फट्टी है। ठीक है, और ये देख रहे हैं हैमर है ना। बाइंडिंग तो अपने जगह है, लेकिन ये पट्टी क्या है, कुछ ऊपर से निकाल रही है ना, इस बाइंडिंग के ऊपर कुछ ऐसा चीज लगा है, उसी को मतलब कह रहा है रीबाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है ना। तो इस बाइंडिंग के ऊपर लगे होते हैं बच्चों वेजेज ना, इस बाइंडिंग के ऊपर क्या लगे होते हैं, बेजेज लगे होते हैं, और लकड़ी की फट्टी यहाँ पे लगा के हम क्या करते हैं, हैमर के द्वारा हैमरिंग करते हैं, तो ये वेज क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो पूछ रहा है ये क्रिया क्या होगी। ए दे रखा है खांचों की सफाई, बी दे रखा है बाइंडिंग निकालना, और सी दे रखा है बच्चों वेजेज को हटाना, और डी दे रखा है वाइंडिंग तार काटना। तो बच्चों वेजेज को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लकड़ी की फट्टी लगा के हैमर द्वारा हैमरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला देखेंगे। बाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक मतलब नमी न सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा कुचालक पदार्थ है जो कि नमी नहीं सोखता है, बाइंडिंग में उसको उपयोग करेंगे तो नमी नहीं सोखता है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है ना।
तो बच्चों हम समझेंगे कि बाइंडिंग जो तार होते हैं एक दूसरे से हम करते हैं कि इंसुलेट रखा जाता है। वायर को देखे होंगे आप, जब स्लॉट्स वगैरह में हम एक सफेद पेपर डालते हैं, है ना, तो पेपर कौन सा है ना, जो कि क्या करता है, नमी न सोखने वाला हो, मतलब नमी नहीं सोखेगा तो मतलब उसका इंसुलेशन कह लें कि जो गुण होता है वो समाप्त नहीं होगा। तो उस पेपर को हम क्या कहते हैं, एम्पायर कपड़ा, बी दे रखा है ट्रिप्लेक्स पेपर, और सी दे रखा है मिलीनेक्स पेपर, और डी दे रखा है चमड़े का कागज। तो बच्चों जो व्हाइट कलर का होता है जिसको हम खांचों में स्थापित करते हैं वो होता है हमारा मिलीनेक्स पेपर होता है, जो कि नमी को क्या करता है, नहीं सोखता है। और उस पेपर को लगाने से हम बाइंडिंग तार को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, प्लस स्लॉट्स में भी उसको यूज किया जाता है ताकि तार एक दूसरे से अलग रहें और शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, मिलीनेक्स पेपर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, कह रहा है कि किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का, कह रहा है कि किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है। यहां पे देख रहे हैं कम्यूटेटर सेगमेंट 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं ए दिया है ट्रिप्लेक्स वेब बाइंडिंग, बी दे रखा है डुप्लेक्स वेब बाइंडिंग, और सी दे रखा है प्रगतिशील लैप बाइंडिंग, और डी दे रखा है रिट्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग ना। बच्चों देखेंगे होता हो क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कम्यूटेटर नंबर 1 सेगमेंट पे जुड़ा है, फिर यहाँ पे 2 पे जुड़ा है और 3 पे जुड़ा है। ये तो है ना तो ट्रिप्लेक्स है ना तो डुप्लेक्स है क्या, ये सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स वेब बाइंडिंग है, लेकिन यहाँ पे सिंप्लेक्स भी नहीं दिया है ना। अब देख रहे हैं क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे आया है सेगमेंट 1 से जुड़ा है, फिर ये कहाँ गया है, सेगमेंट फिर 2 से जुड़ा है ना, देख रहे हैं ना, देख रहे होंगे आप ना। फिर ये क्या हुआ है, 2 से जुड़ा है, फिर ये कहाँ से जुड़ा है, 3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो यहां पे देख रहे हैं कि क्या, कि हमारी बाइंडिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रगतिशील लैप बाइंडिंग या प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही है, सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिट्रोग्रेसिव वेब बाइंडिंग के लिए औसत पिच YA की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7 और ध्रुवों की संख्या क्या है, 2 है। औसत पिच YA पूछ रहा है अगर बाइंडिंग क्या हमारी रिट्रोग्रेसिव, अगर रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग है तो कह रहा है औसत पिच की गणना करें। तो रिट्रोग्रेसिव के केस में औसत पिच YA बराबर होता है, औसत पिच YA इज इक्वल टू होता है क्या बच्चों, Z माइनस 2/P होता है। ठीक है, अगर प्रोग्रेसिव की बात करें, प्रोग्रेसिव के लिए होता है औसत पिच YA इज इक्वल टू Z प्लस 2/P होता है। यहां पे कह रहा है रिट्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव की बात नहीं किया है, लेकिन फार्मूला हम बता दे रहे हैं, अगर यहीं की जगह अगर पूछ देता प्रोग्रेसिव तब भी निकाल लेंगे। ठीक है, यहां पे दिया है बच्चों आर्मेचर कंडक्टर की संख्या Z बराबर क्या दिया है, 14 दिया है, पोल की संख्या दिया है बच्चों 2, तो यहां से रिट्रोग्रेसिव निकाल लेंगे। YA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2/P का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 12/2 बराबर 6। तो ऑप्शन दे रखा है A बराबर 4, मतलब A देखा A दिया है 4, B दिया है 6 और C दिया है 8 और D दिया है 14 ना। तो यहाँ पे क्या होगा, निकालें 6, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगर यहीं पे रहता प्रोग्रेसिव रहता तो Z का मान क्या रख देते, 14 प्लस 2 हो जाता 16, P का मान 2 रखते थे, यहाँ पे 8 आ जाता, तो ऑप्शन क्या हो जाता, सी। ठीक है, अगला देखेंगे,
बच्चों, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? बच्चों, हम देख रहे हैं फिगर में एक ग्राउलर रखा हुआ है ना, ये क्या है? ग्राउलर है, उसके ऊपर आर्मेचर रखा हुआ है और उसके ऊपर क्या रखा गया है? हेक्सा ब्लेड। इस प्रकार का जो परीक्षण हम करते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है, इस प्रकार के द्वारा जो परीक्षण किया जाता है लघुपतित परिपथ परीक्षण या कुंडली परीक्षण हम करते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों कि हम इस हेक्सा ब्लेड को इस आर्मेचर पर रखेंगे और जिस आर्मेचर बाइंडिंग में या कंडक्टर में शॉर्ट सर्किट दोष होगा वहां पर ये हेक्सा ब्लेड क्या करने लगता है? कंपन करने लगता है और हमें उस दोष का पता चल जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन ए खुली कुंडली परीक्षण, बी दे रखा है लघुपतित कुंडली परीक्षण और सी दे रखा है बच्चों वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण और डी दे रखा है ग्राउंडेड कॉइल परीक्षण। तो ये किस प्रकार का परीक्षण जो दर्शाया गया है? ये लघुपतित कुंडली परीक्षण है। इसमें होता क्या है कि ग्राउलर के ऊपर हम क्या करते हैं? आर्मेचर बाइंडिंग को रखते हैं और आर्मेचर के ऊपर इस हेक्सा ब्लेड को रखा जाता है और जिस कॉइल में शॉर्ट सर्किट होता है वहां पर ये क्या करने लगता है? कंपन करने लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन दिख रहा है? हमें ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, बी सही होगा। आगे देखेंगे, वार्निश से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है ना? ठीक है, मतलब वार्निश करने से पहले आर्मेचर को हम गर्म क्यों करते हैं? इससे नमी को बाहर निकालें, बी दे रखा है वार्निश के त्वरित सुखाने के लिए मदद, सी दे रखा है अंदर वार्निश घुसना आसान बनाए और डी दे रखा है वार्निशिंग के समान प्रसार को बनाए रखें। बच्चों बोल रहा है कि वार्निश से पहले हम आर्मेचर को क्यों गर्म करते हैं? इसलिए गर्म करते हैं कि अगर हम आर्मेचर को गर्म करेंगे तो उसमें जो पहले से नमी रहेगी ना वो क्या हो जाएगी? गर्म करेंगे तो वाष्पीकृत हो जाएगी ना। फिर मतलब वार्निश में डुबोएंगे तो हमारा जो वार्निश का इंसुलेटिंग मटेरियल का जो गुण है ना, विद्युत रोधी गुण है, वो लंबे समय तक बना रहेगा। अगर उसमें नमी रहेगी तो उसका गुण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? वार्निश करने से पहले आर्मेचर को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है ना। इससे नमी को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? आर्मेचर को गर्म किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? विशेषताओं को बदले बिना, अगर पहले हम हल कराए थे ना आप लोगों को कि मतलब अगर उसकी विशेषताएं न बदलें और उसके घूर्णन दिशा उसकी हम चेंज कर दें, ठीक है, तो उस कंडीशन में था हमारा ना। तो यहाँ पे दे रखा है बच्चों कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। बच्चों विशेषताएं बदल जाएंगी, मतलब कि डिफरेंशियल कंपाउंड हो जाएगा, कंपाउंड डिफरेंशियल होगा। वो फील्ड की अगर हम डायरेक्शन बदलेंगे तब की दिशा में फील्ड करंट की डायरेक्शन को बदलने से उसकी विशेषताएं बदलती हैं। लेकिन अगर हम आर्मेचर धारा की दिशा को बदलें बच्चों तो उसकी मतलब विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डिफरेंशियल रहती है और कंपाउंड मोटर की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए दे रखा है आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, बी दे रखा है आपूर्ति टर्मिनल को आपस में करके, और सी दे रखा है क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर, और डी दे रखा है श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा बदलकर ना। तो आर्मेचर धारा की दिशा को हम बदलकर डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा को बदल लेते हैं। फील्ड द्वारा भी फील्ड की धारा की दिशा को बदलकर भी आर्मेचर उसके घूर्णन की दिशा को बदला जा सकता है। लेकिन उसमें होता क्या है बच्चों
कि उस कंडीशन में हमारी डिफरेंशियल मोटर, कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल मोटर कम्युलेटिव मोटर की तरह कार्य करने लगती है और कम्युलेटिव मोटर क्या होती है, डिफरेंशियल मोटर की तरह कार्य करने लगती है। ठीक है, तो आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर बिना विशेषताओं को बदले हम उसके घूर्णन की दिशा को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, ए हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाता है। ए दे रखा है धीमी गति से चलती हैं, बी दे रखा है तेज रफ्तार में चलती हैं, और सी दे रखा है एक ही दिशा में चलता है, और डी दे रखा है उल्टी दिशा में चलता है। ठीक है बच्चों, अगर हम पॉजिटिव जो हमारा मान लीजिए हम क्या है, मान लीजिए हमने क्या किया, कह रहा है कि टर्मिनल को चेंज करेंगे तो क्या होगा ना, टर्मिनल चेंज करने की बात कर रहा है, पॉजिटिव की जगह निगेटिव और निगेटिव की जगह पॉजिटिव। तो टर्मिनल चेंज करने से डीसी मोटर या डीसी शंट मोटर में उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा उसकी घूर्णन दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस गति से चल रही थी डीसी शंट मोटर हमारी निश्चित स्पीड से चलती है ना, अगर उसके टर्मिनल की डायरेक्शन बदलेंगे तब भी उसी दिशा में, पहले अगर क्लॉकवाइज चल रही थी तो अगर पॉजिटिव की जगह निगेटिव कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे कर देंगे, तब भी ये क्या करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्या करेगी, रोटेट करेगी ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी सही है, एक ही दिशा में चलता है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है। बच्चों मोटर के केस में बनने पर स्पीड और फ्लक्स में संबंध होता है ना। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्लक्स है, मतलब स्पीड जो होती है फ्लक्स के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये हमारी स्पीड है। कह रहा है कि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो, मतलब कह रहा है कि फील्ड का मतलब फ्लक्स का मान क्या हो, शून्य हो, तो गति क्या है। जब फ्लक्स शून्य हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, मतलब बहुत तेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे ए चलना बंद हो जाएगा, बी देखेंगे मोटर सामान्य रूप से चलती है, और सी दे रखेंगे धीमी गति से चलती है, और डी दे रखा है बहुत तेज गति से चलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगा, बहुत तेज गति से चलती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। मतलब कि पहले लोड शून्य था, लोड शून्य से फिर उसको फुल लोड पे लाया गया तो उसकी गति में क्या परिवर्तन होगा, या गति कम होने का कारण क्या है ना। मतलब हम जानते हैं कि डीसी शंट मोटर हमारी एक निश्चित स्पीड से चलती है, लेकिन अगर शून्य की अपेक्षा फुल लोड पे देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, 2 से 5% तक क्या होता है, परिवर्तन होता है। डीसी मोटर में डीसी शंट मोटर में मतलब कि अगर शून्य लोड से फुल लोड की तरफ चलेंगे तो शून्य लोड पे जो स्पीड थी अगर फुल लोड पे देखेंगे तो उसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं, लेकिन 2 से 5% के आसपास क्या होता है, उसकी स्पीड पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, शून्य से पूर्ण लोड पर स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी 2 से 5% के आसपास। लेकिन ये कम होने का कारण क्या है, जबकि हम जानते हैं कि डीसी शंट मोटर हमारी क्या है, निश्चित स्पीड से चलता है। तो होता क्या है कि जब मोटर पे हम लोड बढ़ाते हैं तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप VA का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। VA का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। VA मतलब क्या होगा, IA होगा, यही ना है। वोल्टेज ड्रॉप VA बराबर क्या होगा, IA होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप का मान
बढ़ जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि हमारा जो बैक ईएमएफ होगा उसका मान क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। उसका मान क्या हो जाएगा, कम होगा। और जब बैक ईएमएफ का मान कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, ईबी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ईबी का मान कम हो जाएगा तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो देखेंगे क्या है, ए दिया है शंट फील्ड करंट बढ़ता है, बी दे रखा है शंट फील्ड करंट घटता है, और सी दे रखा है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। यहाँ मैंने बताया कि जब लोड बढ़ाएंगे पूर्ण लोड पे आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उस कंडीशन में बैक ईएमएफ क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके कारण क्या होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, पूर्ण लोड पे बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग हल किए हैं, ठीक है। कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहां पे देख रहे हैं बच्चे, ये हमारा क्या है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और हमारे कार्बन ब्रश से जुड़ा है। इस प्रकार जो परीक्षण किया जाता है, हमारा ग्राउलर है, ये हमारा आर्मेचर है, और आर्मेचर के कार्बन ब्रश से हमारा क्या जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। तो इस प्रकार का जो दोष ज्ञात करने के लिए किया जाता है, खुली कुंडली दोष ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्लिप गति की गणना करने के लिए गणना करने का सूत्र क्या है। स्लिप की बात कर रहा है बच्चों ना। स्लिप का जो सूत्र होता है, स्लिप यस बराबर होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस क्या होता है, या स्टेटर की स्पीड माइनस रोटर की स्पीड। बस स्लिप की बात किया है बच्चों। अगर आंशिक स्लिप की बात करता, आंशिक स्लिप की बात करता अगर, यस बराबर होता है एन एस माइनस एन आर अपान एन एस हो जाता। अगर आंशिक स्लिप की बात करता है तब, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि स्लिप गति की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। तो स्लिप के लिए होता है एन एस माइनस एन आर होता है। अगर आंशिक स्लिप कहता तो यस बराबर एन एस माइनस एन आर अपान एन एस होता। अगर यही कह देता प्रतिशत आंशिक स्लिप, तो यहाँ पे क्या हो जाता है एन एस माइनस एन आर अपान एन एस इंटू क्या हो जाता है 100 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए दिया है एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर, बी दे रखा है एन स्लिप बराबर एन आर माइनस एन एस, और सी दे रखा है एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर अपान एन आर, और डी दे रखा है एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। तो स्लिप की बात किया है तो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, ए सही होगा। एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, पूछ रहा है बच्चों कि नियंत्रण सर्किट का कौन सा प्रकार है, या नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। ए दे रखा है बच्चों इंचिंग नियंत्रण, बी दे रखा है कंट्रोल रिमोट कंट्रोल पर, और डी दे रखा है, सी दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन बच्चों यहाँ पे रिपीट हो गया है ना ऑप्शन, और डी दे रखा है आगे और रिवर्स नियंत्रण। बच्चों ये जो नियंत्रण सर्किट का प्रकार है ये हमारी कौन सी है, इंचिंग नियंत्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है, ए सही है। बाकी इसके बारे में विस्तार से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसी मोटर के स्टेटर में
कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है ना। ए दे रखा है कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 डिग्री अपान स्लॉट की संख्या, बी दे रखा है कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 डिग्री इंटू स्लॉट्स की संख्या, और सी दे रखा है कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 डिग्री अपान ध्रुवों की संख्या, और डी दे रखा है कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 डिग्री इंटू ध्रुवों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा बच्चों कि कुल विद्युत डिग्री बराबर होता है 180 इंटू पोल की संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दे रखा है बच्चों एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। बच्चों देखिए यहां पर क्या है, रन है, ये क्या है, रन दिया है, और ये दिया है क्या, स्टार्ट ना। ठीक है, दो पोजीशन दिया है, एक स्टार्ट की दिया है, जब स्टार्ट हो जाएगी तो उसको क्या करेंगे, रन में कर देंगे। और दे रखे हैं बच्चों यहाँ पे क्या है, 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है। यहाँ पे क्या है, 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये किस कौन सा स्टार्टर है ना। ए दे रखा है DOL स्टार्टर, बी दे रखा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, और सी जो दे रखा है अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर, और डी दे रखा है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 फेज क्या लगा है, ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है। तो ये किस प्रकार का स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा सही होगा ना। AC 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। सिंक्रोनस स्पीड NS इक्वल टू होता है 120F/P होता है। इंडक्शन मोटर के केस में ना, इंडक्शन मोटर के केस में तुल्यकालिक गति का जो सूत्र होता है NS बराबर होता है 120F/P। ऑप्शन देख लेते हैं। ए दे रखा है तुल्यकालिक गति बराबर 120F/P, बी दे रखा है तुल्यकालिक गति बराबर 120F/F, सी दे रखा है तुल्यकालिक गति बराबर 120F/PF ना, और डी दे रखा है तुल्यकालिक गति बराबर PF/120। तो यहाँ पे जो हमारा सही है बच्चों, ए सही है, तुल्यकालिक गति NS बराबर 120F/P। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ना, इसको हम लोग समझेंगे ना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कह रहा है पूर्ण लोड पर 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है। ए दे रखा है 10 एम्पियर, बी दे रखा है 15 एम्पियर, और सी दे रखा है 25 एम्पियर, डी दे रखा है 30 एम्पियर। बच्चों अधिक लोग कह देंगे कि 10 HP की मोटर है तो 25 होगा या तो 30 होगा, लेकिन इसको हल करेंगे हम लोग है ना कि 25 है कि 30 है। सिंपल सी बात है, 10 HP की मोटर है तो उसकी करंट अधिक होगी फ्यूज की है ना, नहीं तो क्या होगा, फ्यूज गल जाएगा। ठीक है, तो अब 25 है कि 30 है, इसको हल करने के बाद ही पता चलेगा। देख रहे हैं बच्चों कि जब करा फुल लोड पर 10 HP की इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है ना। तो हम जानते हैं कि जो सिंगल फेज हमारी मोटर होती है उसके लिए जो करंट मतलब फुल लोड पे करंट होता है वो कितना होता है, सिंगल फेज मोटर के लिए, सिंगल फेज मोटर के लिए फुल लोड करंट कितना होता है, 1.5 एम्पियर होता है। ये सिंगल फेज के लिए बच्चों ना, लेकिन अगर वन एचपी के लिए, सॉरी 1 HP के लिए, 1 HP मोटर के लिए फुल लोड करंट कितना है, 1.5 एम्पियर है। तो अगर हम बात करेंगे 10 HP की, 10 HP मोटर के लिए कितना हो जाएगा,
फुल लोड करंट कितना होगा, फुल लोड करंट कितना होगा बच्चों, फुल लोड करंट हमारा होगा कितना, 10 गुणे कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर, बराबर हो जाएगा 15 एम्पियर। बच्चों समझेंगे कि 1 HP मोटर के लिए फुल लोड करंट होता है हमारी 1.5 एम्पियर होती है, तो 10 HP मोटर के लिए फुल लोड करंट कितना होगा 15 एम्पियर होगा ना। तो इतना का तो फ्यूज लगाएंगे नहीं ना, फ्यूज का जो निर्धारण होता है वो 1.5 गुना होता है, फ्यूज का निर्धारण मान कितना होता है 1.5 गुना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 15 एम्पियर फ्यूज का निर्धारण कितना करते हैं, फ्यूज का निर्धारण कितना होता है, फ्यूज का निर्धारण मान 1.5 गुना है ना, या 1.5 गुना होता है। तो क्या करेंगे 15 इंटू क्या करेंगे 1.5 करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 22.5 आएगा। फ्यूज का निर्धारण मान कितना होता है, 1.5 गुना होता है, तो जो करंट है तो क्या होगा उसमें गुणा हो जाएगा, तो 22.5 एम्पियर। लेकिन देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे 22.5 भी नहीं दिया है ना, तो 22.5 न रख के क्या रखेंगे 25 एम्पियर रखते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगली वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना।